सत्ता में अब बात उत्तर प्रदेश के संबल की, जो पिछले कई महीनों से विवादित ढांचे को लेकर ट्रेंड कर रहा था। लेकिन अब वहां एक ऐसे गाजी की चर्चा हो रही है जिसके नाम पर संबल में मेले का आयोजन करने की तैयारी थी। उस गाजी की याद में झंडा लहराने का प्लान था, जिस पर संबल प्रशासन ने अपना लाल झंडा गाड़ दिया है और गाजी के नाम पर जश्न मनाने की मांग को नामंजूर कर दिया है, जिसके बाद माहौल में तनाव भरी खामोशी है। पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ऐसे किसी भी आयोजन की इजाजत नहीं दी जाएगी, जिससे हालात और बिगड़े। दरअसल अफगानी आक्रांता महमूद गजनवी के भांजे और सैन्य कमांडर सैयद सालार मसूद गाजी की याद में संबल में सालाना नेजा मेले के आयोजन किया जाता था। इसके लिए संबल में एक झंडा गाड़ा जाता था, जिसके बाद मेला लगता था और बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इस मेले में पहुंचते थे। दावा यह है कि कई वर्षों से यह मेला चला आ रहा था, लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने इस मेले की इजाजत नहीं दी। साथ ही उस गुड्ढे को पुलिस ने सीमेंट से भर दिया जहां झंडा गाड़ा जाना था, यानी ना गड्ढा रहेगा और ना ही झंडा गड़ेगा। पुलिस प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया कि जिस व्यक्ति ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, उसे लूटा, उसके नाम पर कोई आयोजन नहीं होगा। एक बार सुनिए पुलिस प्रशासन ने क्या कहा, फिर आपको महमूद गजनवी और उसके भांजे सैयद सालार मसूद गाजी पर एक विस्तृत कुंजी दिखाएंगे। लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा, याद रखिएगा। अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। अगर इस देश के हैं, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ को लूटा था, लुटेरे की याद में कैसे आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। फिर भी पहले सुनिए, बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है सर। फिर भी आपको लगता है कि नेजा मेला आपको लगाना है, एप्लीकेशन दीजिएगा वहां जाके। लेकिन इसके पहले कोई भी आगामी कृत्य मत करिएगा कि मैं लगा रहा हूँ। आप जाइए मजिस्ट्रेट के एप्लीकेशन दीजिए। सर वही कह तो रहा हूँ, आप जाइए एप्लीकेशन दीजिए। इसीलिए माना था, तभी कह रहा हूँ। एक टाइम का वो हो गया था। बिल्कुल आपने सही रमजानों में माना था, तो इसलिए कह रहा हूँ। माना था इसलिए कह रहा हूँ कि अब ये इसकी याद में, किसी लुटेरे की याद में बिल्कुल मत कीजिए। फिर भी आपको लगता है कि परंपरा आप कुरीति कर रहे थे, आप जाइए मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दीजिए। ये आदेश अगर ठीक लास्ट ईयर आप कर देते तो हिम्मत नहीं करते। तो यही आपने लास्ट ईयर पहले जब आप समय पे आ गए ना, तो साल आयोजित नहीं होना था। आज समय पे है ना, तो समय पे ही आपको बता रहा हूँ। कहोगे कि 1007 मनाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कुरीति हो रही, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। और सरकार हमें आखिर में चारों खाना चित गिरा रहा है। मैं कहता रहा हूँ, मैं अपनी बात में ईमानदारी की बात, लुटेरे की याद हमने लुटेरे और हत्यारे की याद में इस देश में कुछ नहीं होगा। जाइए पुलिस, ठीक है। दरअसल मेला कमेटी ने 18 मार्च को मेले का झंडा गाड़ने और 25, 26 और 27 मार्च को मेला लगाने का प्लान बनाया था। उनका कहना है कि हजारों वर्षों से यहां मेला लग रहा था, अचानक बंद करने से परेशानी होगी। बावजूद इसके प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। पुलिस प्रशासन के इस आदेश से पहले बातचीत और आवेदनों का लंबा दौर चला। मेला कमेटी और धार्मिक नगर नेजा कमेटी के सदस्यों ने एसीपी से मुलाकात भी की, लेकिन पुलिस ने इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। इजाजत ना मिलने से माहौल में थोड़ा तनाव है, जिसके बाद फोर्स की तैनाती कर दी गई है। लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस आयोजन की मंजूरी किसी भी हाल में नहीं दी जाएगी। परंपरा थी कि होली के बाद जो मंगल आता था उस पर डाल करती थी यहाँ पर, वही है बस। और सालों से लगता आ रहा था। ये जो अभी तक सुना है 35 साल से, वो झंडा ही लगता चला रहा है नेजे के नहीं है, जो सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में मनाया जाता है। और उसी वजह से नेजा यहाँ ढाल लग जाती है तो नेजे की शुरुआत हो जाती है। प्रशासन ने, नेजा कमेटी ने ये तय किया है कि नहीं लगेगी। ये तो निर्णय प्रशासन का, हम क्या कर सकते हैं। तो मानते हैं मुसलमान सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह हमारे सामने अब लगता आ रहा है। 60 साल की हमारी उम्र हो गई, नियाज नजर दिले, इसमें कोई गुंडागर्दी नहीं होती, कुछ नहीं होते। बड़ी से अधिकारी हैं, उनके पास जाएंगे और उनके पास हम सिखा सकेंगे क्या वो हमारी समस्या को हल करें। और नेजा मेला जैसे सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा, इस तरीके में मेला ही चलने दिया जाए। जब प्रशासन ये निज़ाम संभालता है, जब प्रशासन इजाज़त ही नहीं दे रहा तो कहाँ से होगा मेला। ढाल जो है लगने का मतलब होता है कि नेजे का मेला होगा। ढाल से मतलब झंडा करता है, नेजे का मेला हो। अब उन्होंने ढाल के ऊपर भी पाबंदी लगा दी कि ढाल भी नहीं गड़ेगी, मेला भी नहीं होगा।
यह एक कुरीति थी जो वर्षों से चली आ रही थी और परंपरागत जो कुरीति चली आती है वह उचित नहीं हो सकती। दूसरे पक्ष की भावनाओं को भी याद करता है और दूसरे पक्ष ने भी अवगत कराया था तथ्यात्मक रूप से ऐसे ही पाया गया कि यह अब्दुल सलार गाजी के याद में मनाया जाता था, जो कि महमूद गजनवी का भांजा, उसका सेनापति, लुटेरा और हत्यारा था। उसकी याद में इस तरह का कृत्य किया जाना उचित नहीं था। जो कमेटी थी उसे अवगत कराया गया है कि यह अवैध कृत्य न करें और इसकी अनुमति नहीं प्रदान की गई है और अभी तक पूरी तरह शांति है, पर्याप्त फोर्स लगी है और कहीं भी यह कार्य नहीं किया जा रहा है। अब सवाल है कि जो सैयद सालार मसूद गाजी के लिए संबल में मेला आयोजित किया जाता है वो है कौन? सैयद सालार मसूद गाजी दुनिया के सबसे क्रूर शासकों में से एक महमूद गजनवी का भांजा और सेनापति था। गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और लूटपाट की थी। मंदिर के शिवलिंग को खंडित किया था और लाखों रुपए लूट कर ले गया था। ये बात 1033 ईस्वी की है, जब सैयद सालार हिंदुस्तान में हमले करते हुए उत्तर प्रदेश के बहराइच पहुंचा। इस दौरान श्रावस्ती के महाराजा सुहेल देव राजभर से सैयद सालार का सामना हुआ। सुहेल देव राजभर ने उस दौर के 21 राजाओं के साथ मिलकर एक संयुक्त सेना तैयार की। सैयद सालार और राजाओं की संयुक्त सेना के बीच भीषण जंग हुई। महाराजा सुहेल देव ने सालार को करारी शिकस्त दी। जंग में हार के साथ सैयद सालार मारा गया। जंग में मौत के बाद उसकी सेना ने बहराइच में ही उसे दफनाया। यही सैयद सालार मसूद गाजी की कब्र है। दिल्ली के मुस्लिम सुल्तानों के शासन के दौरान उसकी कब्र को दरगाह का रूप दिया गया। बाद में वहां मेला लगने लगा, जिसे लेकर कई बार पहले भी विवाद हो चुका है। महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद को गाजी की उपाधि मिली थी। गाजी एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है धार्मिक योद्धा या इस्लाम के लिए लड़ने वाला सैनिक। ये शब्द विशेष रूप से उन मुस्लिम योद्धाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो गैर मुसलमानों के खिलाफ युद्धों में शामिल होते थे। गाजी की उपाधि हासिल करने के 2 तरीके थे: इस्लाम के विरोधियों के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल करना और गैर मुस्लिम के खिलाफ युद्ध के मैदान में खुद को साबित करना। अगर ऐतिहासिक संदर्भों में देखें तो इस्लामी साम्राज्य में इस शब्द का उपयोग विशेष रूप से प्रारंभिक इस्लामी विजय अभियानों और ऑटोमन साम्राज्य में उन योद्धाओं के लिए किया जाता था जिन्होंने इस्लाम के विस्तार में अहम भूमिका निभाई। तुर्की में ऑटोमन सुल्तानों को भी गाजी की उपाधि दी जाती थी क्योंकि वो इस्लाम के रक्षक माने जाते थे। भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में उन मुस्लिम शासकों और योद्धाओं को गाजी की उपाधि दी गई जो युद्धों में विजयी हुए। मुगल, तुर्क, अफगान और दूसरे मुस्लिम शासकों के सेना नायक जो धर्म के नाम पर युद्ध करते थे उन्हें भी गाजी कहा जाता था। और आधुनिक संदर्भों में अगर देखें तो कुछ स्थानों पर गाजी को वीरता और पराक्रम के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जबकि कुछ संदर्भों में ये धार्मिक कट्टरता से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। कई इस्लामिक देशों में ये आज भी सैन्य सम्मान के रूप में प्रयोग होता है। आपको बता दें कि गाजी और शहीद में भी अंतर होता है। गाजी वो योद्धा होता है जो धर्म के लिए युद्ध में लड़ता है और जीवित बचता है, जबकि शहीद वो होता है जो धर्म युद्ध या अन्य उद्देश्यों के लिए लड़ते हुए मारा जाता है। सत्ता में अब बात सुनीता विलियम्स के पृथ्वी प्रवेश की, जिसका इंतजार पिछले 9 महीने से हो रहा था और इसका काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। सुनीता विलियम्स इस वक्त एक अद्भुत सफर पर हैं और वो है अंतरिक्ष से पृथ्वी तक का सफर। अब से सिर्फ 8 घंटे के बाद यानी भारतीय समय के मुताबिक सुबह करीब 3:30 बजे वो पृथ्वी पर आएंगी। उनका स्पेस से वापसी का ये सफर समंदर में खत्म होगा। वो जिस स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल से आ रही हैं उसकी लैंडिंग फ्लोरिडा में अटलांटिक महासागर में होगी। सुनीता विलियम्स सिर्फ 8 दिन की तैयारी के साथ अंतरिक्ष में गई थी, लेकिन उन्हें वहां 9 महीने गुजारने पड़े। जाहिर है उन्हें बड़ा कष्ट सहना पड़ा। अब इस कष्ट को स्पेस कष्ट भी कह सकते हैं। भले ही सुनीता मुस्कुराकर सारे सवालों और आशंकाओं को दूर कर दें, लेकिन इतना तो है कि जब अंतरिक्ष में बना बनाया प्लान बिगड़ता है और टलता है तो कष्ट तो उठाना पड़ता है। हालांकि आज उनका स्पेस वाला कष्ट दूर हो रहा है, इसलिए आज सत्ता में इस तकनीकी विषय को सरल भाषा में आपके सामने रखेंगे। पहला सवाल है कि सुनीता विलियम्स और उनके साथियों की पृथ्वी पर वापसी कैसे हो रही है, तो इसका जवाब है दिल्ली मेट्रो की अनाउंसमेंट वाली भाषा में आपको बताते हैं। तो शायद ऐसे ही अनाउंसमेंट होते होंगे। पृथ्वी को जाने वाले अंतरिक्ष यात्री ध्यान दें, पृथ्वी की उड़ान के लिए अपना प्रेशर सूट वो पहन लें। हमारी इस यात्रा का अगला स्टेशन पृथ्वी है। स्पेस स्टेशन से पृथ्वी तक ये दूरी 400 किलोमीटर की है।
स्पेसएक्स ड्रैगन की उड़ान का अगला स्टेशन पृथ्वी है। इस सफर में कुल 400 किलोमीटर का सफर है। स्पेसशिप अधिकतम करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेगा। इस सफर में 16 घंटे 52 मिनट का समय लगेगा। इस हिसाब से सुबह 3:27 पर लैंडिंग होगी। ये स्पेसक्राफ्ट अटलांटिक सागर में लैंड करेगा और दरवाजे समंदर में ही खुलेंगे। जैसे ही दरवाजा खुलेगा 288 दिन के बाद सुनीता विलियम्स वापस पृथ्वी पर होंगी, यानी कल की सुबह एक खुशखबरी लेकर आएगी। वैसे 9 महीने स्पेस स्टेशन में रहकर वापस आना सुनीता विलियम्स के लिए बहुत भावुक पल था। आज सुबह सुनीता विलियम्स और बाकी अंतरिक्ष यात्रियों को क्रू 10 के सदस्यों ने विदा किया। इस दौरान तस्वीरें खींची गईं, सभी ने एक दूसरे को गले लगाया। इसके बाद सुबह करीब 10:35 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ड्रैगन कैप्सूल अलग हो गया और इसने पृथ्वी की तरफ बढ़ना शुरू किया। नासा ने इस पूरी प्रक्रिया का लाइव प्रसारण किया। इस सफर में अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, हालांकि इसमें आगे कई चुनौतियां भी हैं। इसे भी हम आसान भाषा में आपको समझाते हैं। दरअसल पृथ्वी पर आते हुए स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस रफ्तार में जब स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो तेज घर्षण होगा। इस घर्षण से बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है और तापमान करीब 1650 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस तापमान को सहन करने के लिए ड्रैगन कैप्सूल में एक हीट शील्ड है, लेकिन अगर हीट शील्ड को नुकसान हुआ तो बड़ा खतरा हो सकता है। हालांकि इसकी आशंका बहुत कम है। इसके अलावा वायुमंडल प्रवेश पर स्पेसक्राफ्ट की दिशा सही होना भी जरूरी है। स्पेसक्राफ्ट का एंगल गलत हुआ तो स्पेसक्राफ्ट अपनी दिशा भटक सकता है। भारतीय समय के मुताबिक ड्रैगन कैप्सूल देर रात करीब 2:40 पर वायुमंडल में प्रवेश करेगा। विज्ञान की भाषा में इसे डी ऑर्बिट बर्न कहा जाता है। पृथ्वी के करीब आने के बाद ड्रैगन कैप्सूल की गति को बहुत कम किया जाएगा। लैंडिंग के दौरान 4 पैराशूट खुलेंगे, जिससे स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे समंदर में उतरेगा। इस दौरान वहां नासा की टीम मौजूद होगी, यानी सुरक्षित लैंडिंग के लिए स्पेसक्राफ्ट की गति और दिशा पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। ये काम किसी भी स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर करते हैं, जो अंतरिक्ष यान के छोटे इंजन होते हैं। बोइंग के स्टारलाइनर से सुनीता विलियम्स की वापसी इसलिए ही नहीं हो पाई थी क्योंकि उसके थ्रस्टर्स में हीलियम लीकेज थी। लेकिन सुनीता विलियम्स अब जिस स्पेसएक्स ड्रैगन में सफर कर रही हैं, उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। स्पेसएक्स ड्रैगन में 18 थ्रस्टर्स हैं। फिलहाल ये सभी सही काम कर रहे हैं। ये स्पेसक्राफ्ट की गति को कंट्रोल करते हैं, साथ ही स्पेसक्राफ्ट की दिशा भी यही तय करते हैं। किसी आपात स्थिति में थ्रस्टर्स कैप्सूल की दिशा भी बदलते हैं। लैंडिंग के वक्त सही एंगल भी इन्हीं से तय होता है। इस हिसाब से अगर देखें तो इस सफर में चुनौतियां तो कई हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि ये सफर पूरी तरह सुरक्षित होगा। इसे आसानी से समझने के लिए हम आपको एक डेमो रील भी आइए दिखाते हैं। That sounds right. So you have a go to translate to ESP2 with 5. Butch, when you get that badge. तो सुनीता विलियम्स की धरती पर अंतरिक्ष से वापसी बस कुछ ही देर में होने वाली है। हमारे साथ इसरो के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर मनीष पुरोहित हैं, आपको ये समझाने के लिए कि ये क्यों अहम है और ये कैसे होगी। डॉक्टर पुरोहित प्लीज बताइए। देखिए, ये जो हमें दिख रहा है ये क्रू मॉड्यूल है। इसी से एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाते हैं और इसी से वो वापस आते हैं। सुनीता विलियम्स बोइंग स्टारलाइनर से गई थी, लेकिन वो इसके अंदर वापस आ रही हैं। ये जो हमें पार्ट दिख रहा है, ये कैप खुल जाता है और यहाँ पर डॉकिंग अडेप्टर्स होते हैं। डॉकिंग अडेप्टर्स का रोल है इस पूरे व्हीकल को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जोड़ने का। अभी ये अलग हो चुका है, तो यहाँ के डॉकिंग अडेप्टर्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ दिया, ये पीछे आए। इसके अंदर एक स्प्रिंग सिस्टम होता है, उसने धक्का मारा और ग्रेजुअली मूव आउट हो गया। तकरीबन पहले 200 मीटर दूर आता है, उसके बाद एक 4 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर का एक वर्चुअल इलिप्सॉइड अज्यूम करा जाता है, जिसके अंदर बोला जाता है कि इसको उससे बाहर आ जाना है। तो मतलब वो कोई कुछ ऐसा कोई घेरा है, कोई वायुमंडल है, क्या है वो? नहीं, वो वर्चुअली बनाया गया है, एक स्फीयर है, इलिप्सॉइड स्फीयर है कि आपको इसके बाहर आ जाना है। फिर इसके थ्रस्टर्स फायर करे जाते हैं। थ्रस्टर्स को फायर करके इसकी ऑर्बिट को स्टेबल किया जाता है, क्योंकि अभी तो बस ये दूर जा रहा है, लेकिन इसको धरती के चारों तरफ घूमना है। तो अगर इसकी ऑर्बिट को स्टेबल नहीं किया तो ये अब नहीं तो 1-2 चक्कर काटने के बाद अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से टकरा गया तो इसकी ऑर्बिट को स्टेबल करते हैं, जिससे कि ये
घूमे धरती के चारों तरफ ही, घूमे तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर ही, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से काफ़ी दूर रहे। और डॉक्टर पुरोहित, क्योंकि कल्पना चावला का इतिहास हमारे पास है, वो घटना कोई भूलता नहीं है, तो जब वो अंतरिक्ष से धरती के वायुमंडल में घुस रहे होंगे और उस वक्त जब गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, वो कितना इम्पोर्टेंट या सबसे कितना ज़्यादा रिस्की पार्ट है? देखिए, जो सबसे क्रूशियल पार्ट है, जो सबसे ट्रिकीएस्ट पार्ट वो वही है। क्योंकि वहां पर जैसे ही एटमॉस्फेयर को टच करेंगे, पहले तो इनको एक धमाका सा सुनाई देगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, वो ब्लास्ट इनटू द एटमॉस्फेयर होगा। फिर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ये विंडोज हैं जिसके बाहर एस्ट्रोनॉट्स देख सकते हैं। यहाँ पर इनको जो है प्लाज्मा रन करता हुआ दिखाई देगा। इनके रेडियो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाएंगे। 6 मिनट तक कुछ नहीं सुनाई देगा इनको, ना तो नीचे से कोई इनसे बात कर सकता, ना ये उनसे बात कर सकते। ये पूरा प्रोसेस होगा। टेम्परेचर यहाँ पहुंच जाएगा 1500-1600 डिग्री, हाँ, सेंटीग्रेड में मैं बता रहा हूँ। फिर ये जो पार्ट है यहाँ पर, जब अब अगर इसको देखिए तो कौन सा पार्ट है जो आगे आएगा, तो ये वो पार्ट है जो एंटर करेगा। तो यहाँ पर एक एब्लेटिव लेयर लगी हुई होती है। एब्लेटिव लेयर का मतलब ये है कि वो गर्मी को लेती है और गर्मी को लेकर उड़ जाती है, जिससे कि टेम्परेचर जो है वो अंदर न जाए। अंदर का टेम्परेचर उतना होना चाहिए जितने में इंसान आराम से रह सके। तो आप जो बात बोल रहे हैं वो ये सब कुछ उन 35 से 45 मिनट में होने वाला है, जिसमें इनका टचडाउन होगा। और सत्ता में अब बात उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जो एक तरह से अमेरिका की पहचान है। जब भी आप अमेरिका के वीडियो देखते होंगे तो अक्सर आपको इस स्टैचू की तस्वीर दिखती होगी। फिल्मों और वेब सीरीज में भी कैमरा स्टैचू ऑफ लिबर्टी के इर्द गिर्द अक्सर घूमता है। ये इतनी जानी पहचानी है कि अगर अमेरिका को दर्शाने के लिए एक तस्वीर चुननी हो तो इस स्टैचू को चुना जा सकता है। यानी एक तरह से ये स्टैचू अमेरिका की पहचान का एक प्रतीक बन चुका है। लेकिन अब इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अमेरिका से वापस मांगा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका को यह स्टैचू फ्रांस से गिफ्ट में मिला था। 138 वर्षों के बाद अब फ्रांस ने एक नेता ने अमेरिका से स्टैचू ऑफ लिबर्टी को वापस देने की मांग कर दी है। फ्रांसीसी नेता राफेल ने कहा है कि अब हमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी वापस दे दो। उन्होंने अमेरिका पर इसकी इज्जत ना करने का आरोप भी लगाया है। हालांकि अमेरिका ने फ्रांस की इस मांग पर इतिहास का आईना उन्हें दिखाया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि फ्रांस का अस्तित्व ही अमेरिका की वजह से बचा हुआ था। वैसे जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को लेकर अब विवादों वाले बयान आ रहे हैं, वो 138 वर्षों से अमेरिका और फ्रांस की दोस्ती की निशानी है। बात साल 1865 की है। फ्रांस में एडोर्ड डी लाबोले नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अमेरिका को एक प्रतिमा देने का सुझाव दिया। ये प्रतिमा ऐसी होनी थी जो दुनिया में आज़ादी की भावना को दिखाए, जिसके बाद फ्रांसीसी मूर्तिकार ऑगस्टे बार्थोल्डी ने 1870 में इसका डिज़ाइन तैयार किया। तब इसका नाम लिबर्टी एनलाइटनिंग द वर्ल्ड था। 1876 में स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण शुरू हुआ। पेरिस में 4 जुलाई 1884 को अमेरिका के मंत्री लेवी पी मार्टिन को ये मूर्ति भेंट की गई, जिसके बाद अलग अलग टुकड़ों में जून 1885 को मूर्ति न्यूयॉर्क हार्बर पहुंची, जहां लोगों ने इसका स्वागत किया। 28 अक्टूबर 1886 को आधिकारिक तौर पर इसका अनावरण हुआ और अब हूटर बज चुका है। यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है।